नमस्कार सभी साथियों, आप जुड़े हैं आप लोग मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं मोहन मेरिया। तो आज एक देश की सबसे बड़ी आबादी 70 से 75% की आबादी है, वो देश में किसानों की आबादी है। देश की अर्थव्यवस्था किसान पर निर्भर होती है, लेकिन देश में जो भी सरकारें चुनी जाने से पहले किसानों के हित की बात करती है, लेकिन चुने जाने के बाद किसान के बेटे चुन के विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं तो उनके सुर चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ किसान नेता आज भी उनकी जमीर जिंदा है, जो किसानों की आवाज उठाने के लिए जेल तक का सफर करते हैं। तो आज के ऐसी ही एक शख्सियत, किसानों की शख्सियत हमारे साथ है। हरियाणा पंजाब से आते हैं गुरमान सिंह जी चंदूरी, आपने नाम सुना होगा, जो हाल ही में सूरजमुखी की फसल को लेकर किसान से उन्होंने सीधा आंदोलन किया और उसमें जेल की हवा भी उनको खानी पड़ी थी किसानों के हित के लिए। तो आज ये मीरा की धरती मेड़ता सिटी पधारे हैं, तो इनसे बात करेंगे किसानों की किस प्रकार की वर्तमान में समस्या है और किसानों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए किस प्रकार से ये संघर्ष करें। सबसे पहले चंदूरी साहब, आपका मीरा की नगरी मेड़ता में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, हमारा सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका एक छोटा सा परिचय दीजिए। हमने मीडिया में आपका सुना है, लेकिन आपके सिरमुख से सुनना चाहेंगे। चंदूरी साहब कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है? मेरा नाम गुरनाम सिंह चढ़ोनी है और मेरा जिला कुरुक्षेत्र है, चढ़ोनी जटान गांव है। और 1992 से जो है हम किसान यूनियन में काम कर रहे हैं। तो बहुत सी बार जड़ गए हैं और सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो लेकिन परमात्मा की कृपा है कि मैं तो अपने आप को अच्छे भाग्य वाला समझूंगा जो हमें उस वर्ग की सेवा करने का मौका मिला जो बोलना नहीं जानते, जो अपनी आवाज को बुलंद करना नहीं जानते। तो परमात्मा ने मौका दिया है जी, उसकी कृपा है। तो चंदूरी साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि सरकारें बातें खूब करती है किसानों के लिए, ये कर दिया, लेकिन किसान है वो आज इस तकनीकी युग में भी मतलब कर्ज के साथ दबा हुआ है। और ऐसी भी घटनाएं आती है कि किसान अपने कर्ज के दबे में फांसी खा गया या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दिया। तो किस प्रकार की किसान की जो मुख्य ज्वलंत जो समस्या है वो क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, मैं किसान की हालात पे चर्चा करना चाहूंगा जी। क्यों ये हालात पहुंची जो आप बता रहे हैं? जी जी। जब हमारा देश आजाद हुआ तब देश की जीडीपी में खेती का जो हिस्सा था वो 60% था जी। आज वो हिस्सा खत्म होके कम होता होता आज देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा करीब 6% रह गया जी। अब सरकार ये कहती है कि किसान दे क्या रहा है जी, किसान का देश में हिस्सा कितना है, किसान के देश में जीडीपी क्या तो सहयोग कर नहीं रहा। अच्छा, खुद ही उन्होंने कम की। कैसे कम हुई? मान लिया हम 1970 में 1 तोला सोना खरीदते थे जी, तो 2.5 क्विंटल गेहूं का था, और हम आज 1 तोला सोना खरीदते हैं तो मेरे ख्याल से 55,000 के करीब करीब भाव है जी। बिल्कुल है। तो 25 क्विंटल में भी 1 तोला नहीं आएगा। अब 6-7 गुना बढ़ गया है सोने के भाव बढ़ गए, लेकिन 10 के भाव वही है, 10 गुना बढ़ गया। ऐसे ही बाजार की टोटल चीजों के भाव हैं सारी जो आम। तो अब हमने एक मकान बनाना है जी, जो 1970 में हम बनाते हैं, सताष्ट में हमने मकान बनाया। 1 क्विंटल गेहूं की जो थी वो 1600 ईंट थी जी। आज 1 क्विंटल गेहूं की 300 ईंट है जी। तो हमारा ग्राफ जो है वो इसलिए डाउन गया, इसलिए नहीं कि मैंने उत्पादन नहीं किया। अगर मैं उत्पादन का देखें, हमारा 20 गुना बढ़ा है। उत्पादन बढ़ा है, किसानों का उत्पादन बढ़ा है, देश को आत्मनिर्भर किया है। जहाँ ये विदेशों के भरोसे थे वहां आज हमारे पास सब कुछ अपना है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम निर्यात कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा ये है कि हमारे लिए कानून और है, पूंजीपतियों के लिए कानून और है। हम कर्जा नहीं उतार पाए, हमारी जमीन नीलाम होती है जी। मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया और मेरे पास 10 एकड़ हैं, तो मेरे 10 एकड़ सरकार के पास रहने, बैंक के पास रहने। अगर यही 10 लाख रुपए का कर्जा पूंजीपति को देते हैं तो उसकी मात्र 15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रहन करेंगे। मेरे 10 किले तो 2 करोड़ के हैं जी, उसकी मात्र 15 लाख की प्रॉपर्टी रहन करेंगे, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। ये मतलब दोगलापन है सरकार का, दोगलापन। दूसरा मैं ये और बता देना चाहूंगा कि आज तक किसानों का कभी कर्जा माफ नहीं हुआ जी। सिर्फ एक बार मनमोहन सिंह ने किया था शायद 72,000 करोड़, वो भी 72 नहीं हुआ था, 50-52 54 इतने हुआ था, बाकी वो उसमें गड़बड़ी करके थे जी। लेकिन आज पूंजीपतियों का जो 50 हजार करोड़ के मालिक हैं जी, 1 लाख करोड़ के मालिक हैं, आज उनका कर्जा माफ होता है, चंद लोगों का। और कितना हुआ? अभी तक जो है वो 15 लाख करोड़
15 लाख करोड़ अभी तक हो चुका और हर साल लगातार हो रहा है। मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूं कि किसानों के जो वर्तमान हालात हैं उसके सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? हमारी राजनीति, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वो तो हैं, वो तो अपने दिमागी षड्यंत्र चल रहे हैं जी। उसके बाद सबसे बड़े अगर इसके दोषी है तो वो हम खुद हैं। बिल्कुल, हम खुद इसलिए दोषी हैं कि हमारे देश में वोट से राज बनता है जी। 65% वोट के हम मालिक हैं, 35% वोट से राज बनता है, 65% से 2 बार राज बन सकता है जी। 65% वाला भिखारी कैसे है? आज 38 किसान रोजाना सुसाइड कर रहे हैं कर्जे से दब के। कोई सुनी किसी ने? कभी अखबार में आई, कभी मीडिया में आई, कभी नहीं आई। किसी पूंजीपति ने सुसाइड किया? आज तक देश में एक भी पूंजीपति ने आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद कर्जे उनके माफ होते हैं। आज हमारे बच्चों की हालत देखिए, 8-8 हजार में जो है वो जाके फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड करते हैं। किसी ने हमारे बच्चों की तरफ देखा? नहीं देखेगा। आपने भी, मैंने पढ़ रहा था तो आपने और अपने धर्मपत्नी ने भी 2 बार लोकसभा का चुनाव है, आप पार्टी से आपने लड़ा और उसमें आपको हार मिली। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप उस क्षेत्र में किसानों के लिए एक मसीहा के रूप में काम कर रहे हैं, फिर भी किसान है अपने हक के लिए अपने किसान नेता को लोकसभा तक पहुंचाने में असमर्थ रहा। कहीं ना कहीं ये अपन गुनहगार, किसान खुद का गुनहगार खुद ही माना जाता है। देखिए, मेरी पत्नी ने आम आदमी से लड़ा था जी, उसके बाद मैंने एक बार एमएलए का आजाद लड़ा जी। लेकिन वोट क्यों नहीं डालते? वोट डालने का कारण ये है कि हमारे यहाँ जातिवाद है। हमारे वहां 2 खड़े थे, एक पार्टी से खड़ा था जाट, एक पार्टी से खड़ा था सैनी जी। अब सैनी कहते हैं कि अगर गुरनाम सिंह को वोट डाल दिया, गुरनाम सिंह काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है जी, तो हमारा सैनी भाई हार जाएगा। जी। जाट कहते हैं गुरनाम सिंह काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन अगर गुरनाम सिंह को वोट डालते तो जाट भाई हार जाएगा। मतलब जातिवाद कहीं ना राजनीति वोट में हावी है। जातिवाद और धर्मवाद 2 चीजों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और जब तक ये दोनों चीजों से बाहर देश नहीं निकलेगा तब तक इस देश को कोई बचा नहीं सकता। आप नेशनल लीडर भी हैं किसानों के, भारतीय किसान यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वर्तमान जो राजनीति उसके प्रदेश में आप क्या समझते हैं, किस और राजनीति वर्तमान देश की जा रही है? देखिए, राजनीति जो है ना, जो यहाँ पे पार्टी राज सिस्टम खड़ा किया है, इसने सारी राजनीति दूषित कर दी जी। हर एमएलए को, हर नेता को अपने बॉस की चमचागिरी करनी पड़ती है, तलवे चाटने पड़ते हैं कि मेरे को टिकट भी तो लेना है ना आगे जी। टिकट मिलेगा तो वोट पड़ेगी, टिकट नहीं मिलेगा तो वोट नहीं पड़ेगी जी। अब वो जो यहाँ पे प्रथा शुरू हुई है वो गलत है। आ जाओ, काट देंगे, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो उसमें क्या है, चुनाव ऐसे होना चाहिए जैसे पंचायत का चुनाव होता है जी। सरपंच का चुनाव डायरेक्ट है जी, और जो मेंबर है उसके चुनाव डायरेक्ट है। ऐसे ही मुख्यमंत्री के मुकाबले में मुख्यमंत्री खड़े, प्रधानमंत्री के मुकाबले में प्रधानमंत्री खड़े जी, कोई पार्टी का ना हो। अब फिर क्या होगा उससे कि जो हमारे नेता हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उनका ध्यान जनता की ओर जाएगा। अब उनका ध्यान अपने नेता की ओर है, अपनी पार्टी की ओर है, क्योंकि उससे उनको टिकट मिलनी है। अब हमारे वहां एक बीजेपी से खड़ा था और वो एमपी बन गया, उसको मेरे जैसे ने कईयों ने कहा कि आप हमारे काम नहीं करते, हमने आपको वोट डाले थे। वो कह रहे मेरे को नहीं डाले। बिल्कुल, आपने मेरे को कब वोट डाले? आपने बीजेपी को डाले हैं। अगर मैं आजाद करता तो आप डालते क्या? बिल्कुल, और सच भी है, बिल्कुल, वो पार्टी को वोट दे रहे हैं, पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो आखिर में आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की किसानों की जो समस्याएं हैं उनको निजात देने के लिए चडूनी साहब क्या एक ऐसा मंत्र देके जाएंगे ताकि किसान है अपना भला स्वयं कर सकते हैं? देखिए, दूसरे भी तरीके हैं इसके जी, भला करने के जी, लेकिन हम वहां भी नहीं पहुंचते, वो भी हमारी समर्था से बाहर है जी। समर्था से बाहर इसलिए है कि मान लिया यहाँ पे मूंग की खेती होती है जी, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मूंग की खेती होती है। हम ये तय कर लेंगे हम बेचेंगे ही नहीं, बिल्कुल, हम बेचेंगे 100 रुपए किलो। एक संस्था बना लें, इकट्ठे हो जाएं, किसान स्वयं निर्धारित करे अपने फसलों की दरें। मैं ये कह रहा उसको रोक लो, उसको बेचेगा जी, 100 रुपए किलो लेनी है तो बेचेंगे, वरना आग लगा देंगे। ये भी एक तरीका है जी, लेकिन क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है
ज्यादा। और हमारे बीच में उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वही आके हमें फिर तोड़ते हैं। बिल्कुल। दूसरा, अगर ये तय कर लें, आज हम मेड़ता में हैं, मान लिया मेड़ता हल्के के लोग ये तय कर लें कि भैया हम तो सुशील जी को, हम तो क्या नाम आपका, मेघवाल जी, इनको या किसी भी एबीसी को जी, किसी भी एबीसी को अपने इकट्ठा कर ले, भाई हम तो इसको एमएलए बनाएंगे जी। वोट तो ही नहीं किया, बना सकते हैं। बिल्कुल। एक जगह बना के देख लें, सरकार के पैर भर जाएंगे अगले बार में। केवल एक बार बना के देख लें, वो आदमी अगर इनके बीच से कोई बनता है, आज ये लड़ रहे हैं बेचारे, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं जी, सब लोगों के लिए खा रहे हैं ना, तो सब लोगों का वोट नहीं डाल सकते क्या? बिल्कुल। अगर ये वोट डालें, इनमें से एक भी एमएलए बन जाए और वो वहां जाके विधानसभा में लड़े, अंदर मानी जाए तो अंदर मानी जाए, ना मानी जाए तो बाहर लड़े, बिल्कुल, तो लोग पीछे खड़ेंगे ना। बिल्कुल। लेकिन ये भी देखा जाता है कि किसानों के बेटे बनके किसानों के हक के नाम पे चुनाव पे वोट मांगते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं उनके सुर चेंज हो जाते हैं। वो किसानों के बेटे नहीं है, वो किसानों के गद्दार हैं। किसान बनके अपने बॉस से टिकट लिया, बीजेपी से लिया, कांग्रेस से लिया, उन्हीं की पॉलिसी माननी पड़ेगी, और उनकी पॉलिसी जो है पूंजीपतियों वाली है। इसलिए हमारे लोगों के मन में आम धारणा फिर ये हो जाती है, यार वो भी तो किसान था, वो भी तो गया था लोकसभा में, उसने क्या कर लिया जी। ये और उल्टा मानसिकता उल्टी होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो उनका था जिस राजनीतिक पार्टी से टिकट लिया, वो किसानों का था ही नहीं। किसान, अब मान लिया उदाहरण मैं आपको दे दूं, हरियाणा में देवीलाल का पोता खट गया दुष्यंत जी, और किसानों ने उसको वोट दिया कि भाई किसान मसीहा का पोता है जी, हमारा बहुत भला करेगा तो ये करेगा, उसको डाला वोट। लेकिन वो राजनीति चाहिए थी, वो एंटी बीजेपी वोट हमने उसको दिए जी, मेरा वोट भी उनको गया था जी। एंटी बीजेपी का, बीजेपी को हराना है, बीजेपी किसान विरोधी है। बिल्कुल। हमारी सारी वोट बीजेपी को बेच दी। अच्छा, ये तो एंटी दिए थे ना, वो उल्टे पासे उल्टे हो गया। क्यों? क्योंकि वो किसान मसीहा का पोता नहीं, अब वो राजनेता था। राजनेता। तो आगामी राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव है और आगामी अगली साल में लोकसभा चुनाव है, तो किसान किस मुद्दों पे चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे, किस प्रकार चुनाव में किसान प्रतिनिधि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़े मुद्दे यहाँ दो हैं जी। एक यहाँ पे एमएसपी का मुद्दा है, यहाँ किसी फसल पे एमएसपी नहीं, और दूसरा मुद्दा यहाँ पे पानी है। अब हरियाणा में और पंजाब में इतनी बाढ़ आई कि डुबो दिया, 2-2 बार धान मर गया। हमारा भी टोटल धान मर गया था, दोबारा लगाया है। इतना पानी आया कि सैकड़ों उसमें आदमी मर गए। अब अगर उस पानी को बांधा जाए और उस पानी को सिंचाई के लिए दिया जाए, हमारे देश में कुल जो बारिश है, हमारे देश में कुल बारिश का 25% भी यूज नहीं हो रही, बाकी सारा बह के समुद्र में जा रहा है। अगर उस पानी को बांध लिया जाए तो हमें नीचे से बिल्कुल पानी नहीं निकालना पड़ेगा और देश में एक भी खेत नहीं बचेगा जिसको पानी ना मिले। लेकिन उसके ऊपर बजट खर्च नहीं किया। अभी तक हमारी जो बरसाती नदियां हैं, उनकी कोई जमीन तय नहीं की कि ये बरसाती नदी कौन सी जमीन से गुजरेगी, उसके किनारे पक्के नहीं किए, उसकी खुदाई नहीं की। बिल्कुल। तो अब बाढ़ आती है, सत्यानाश करती है, जहां सूखा है वहां सूखा है। अब देश के इस कोने में सूखा है, यहाँ आप देखिए मूंगी की फसल खड़ी खड़ी सूख गई है। बिल्कुल। 1.5 महीना हो गया बारिश नहीं पड़ी। बिल्कुल। और वहां पे इतनी पड़ी कि उन्हें सारा सत्यानाश कर दिया। तो इस पे केंद्र सरकार को बजट खर्च करने की जरूरत है। स्टेट सरकारों को उतना बजट नहीं होता कि टोटल बरसाती पानी जो भी है उसमें से एक बूंद भी वापस समुद्र में नहीं जानी चाहिए। इससे 3 फायदे होंगे, बल्कि 4 फायदे होंगे। एक, जो बाढ़ है वो बचेगी, बाढ़ वाले एरिया में फसलें बचेंगी, आदमी मकान सब कुछ बचेगा। दूसरा फायदा इसका है, सूखे वाले एरिया में पानी मिलेगा। बिल्कुल। तीसरा फायदा इसका है कि जो बिजली है, बिजली बचेगी। और चौथा फायदा इसका है, जो जमीन का वाटर लेवल है, अब पंजाब में 200 फुट चला गया, हरियाणा में 200 फुट चला गया, जहर बन गया। पंजाब में 2 जिले ऐसे हैं जिनमें हर घर में कैंसर है, पानी का जहर बन गया। हम नीचे से निकाल के रहे हैं, बारिश के पानी से तो ज्यादा शुद्ध कोई पानी है नहीं। बिल्कुल।
तो इससे 4 फायदे होंगे। लेकिन हमारी सरकारों का कारपोरेट पे ध्यान है, किसानों पे ध्यान नहीं है, देश पे ध्यान नहीं है। केवल लाल बहादुर शास्त्री थे जिनका ध्यान देश पे गया था, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अमेरिका ने बोल दिया था उनको कि तेरे देश की जान मेरी मुट्ठी में है, अगर मैं तेरे को अनाज देना बंद कर दूं तेरा देश भूखा मर जाए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने उस वक्त खेती के लिए कुछ सुधार किया था जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं। वो भी जब जरूरत पूरी होगी तो बस सब क्या गजीरो हो गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुरमान सिंह जी चंडे जो मेड़ता सिटी पधारे हैं और आज किसान महापंचायत में भी संबोधित करेंगे। किसानों के जो मुद्दे हैं, क्या क्या समस्या है, कैसे समाधान उससे निकलेगा, इस तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो किसानों के हित के लिए इस वीडियो को आप इतना फैला दीजिए कि ऊपर